ओके, सो आज हम लोग रिवाइज करने वाले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आप लोगों को सिर्फ इतना ही याद रखना है दैट ऊपर के जो टोटल 5 हेड है उस 5 हेड में से पांचवा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। जो पहला वाला आपका हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देन इनकम फ्रॉम पीजीबीपी बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये चारों में जो नहीं आता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या आता है? इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड आता है, गिफ्ट आता है। गिफ्ट के अलावा अगर हम लोग बात करें तो फिर आपके विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गेम शो, टीवी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती है। सो एनी इनकम विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द अबव फोर हेड आर रिकॉर्डेड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पहला बात करते हैं विच इज अ डिविडेंड। व्हेन कंपनी खुद डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो बट ऑब्वियसली उस इनकम को टैक्सेबल किया जाता है इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। नाउ बट कुछ जगह पे जो डिविडेंड डिक्लेयर करने की जगह एज्यूम किया जाता है कि ये डीम डिविडेंड है। तो वो चार सिचुएशन कौन सी है? पहला वाला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट रियलाइज्ड एसेट। आपके पास जितने रिजर्व्स है उतने का एसेट आपने शेयर होल्डर में बांट दिया तो डीम डिविडेंड होगा। लोन्स एंड एडवांसेस बाय प्राइवेट कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर। प्राइवेट कंपनी है, उसका शेयर होल्डर 10% या 10% से ज्यादा की वोटिंग राइट रखता है, उसको आपने लोन दिया है तो इट इज डीम टू बी अ डिविडेंड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो उनको आप एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, डीम डिविडेंड। एंड प्रेफरेंस शेयर्स को अगर डिवेंचर दिया, डीम डिविडेंड। अब डीम डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपकी कंपनी के पास जितने भी रिजर्व्स है वो रिजर्व्स को हम लोग कंपेयर करेंगे कि जितने का आपने शेयर होल्डर को लोन दिया है, जितने का एसेट दिया है, जितने का डिवेंचर दिया है, विच एवर इज अ लोअर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि प्राइवेट कंपनी का कोई शेयर होल्डर है, उस शेयर होल्डर की 13% होल्डिंग है उस कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में। तो जो रिजर्व्स है कंपनी के वो 20 लाख के हैं और उस शेयर होल्डर को जिसकी 13% पावर है, वोटिंग राइट से, उसको 5 लाख का लोन दिया है। तो कंपनी के रिजर्व्स कितने बने? 20 लाख के। लोन कितने का? 5 लाख का। विच एवर इज लोअर, टैक्सेबल कितना होगा? 5 लाख रुपए। ओके, तो रिजर्व्स एंड लोन अमाउंट। एसेट दिया होता तो रिजर्व्स एंड एसेट की अमाउंट विच एवर इज लोअर पकड़ता। ओके, नाउ अब नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वन इज नथिंग बट गिफ्ट। तो गिफ्ट में आपको यह देखना जरूरी है कि आपका गिफ्ट मूवेबल है कि इमूवेबल है। लैंड एंड बिल्डिंग इमूवेबल, आपने किसी को लैंड बिल्डिंग गिफ्ट की है, इमूवेबल। आपने पेंटिंग कैश गिफ्ट किया है तो मूवेबल में आता है। कार गिफ्ट करना, महंगे महंगे वॉचेस गिफ्ट करना, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, फर्नीचर गिफ्ट करना, ये मूवेबल के डेफिनेशन में नहीं आता है। लगता मूवेबल है पर ये डेफिनेशन में नहीं आता है। तो क्या ये अगर मैं रोलेक्स की 10 लाख की घड़ी किसी को गिफ्ट करता हूं तो टैक्सेबल है? नहीं है। गाड़ी गिफ्ट करता हूं, टैक्सेबल है? नहीं। टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर किसी को देता हूं, टैक्सेबल है? नहीं। नाउ अब मूवेबल है तो उसमें दो चीजें देखो, विथ कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। विथ कंसिडरेशन का मतलब आपने वो चीज दी और उसके बदले में कुछ पैसे लिए, और विदाउट कंसिडरेशन का मतलब आपने कुछ भी नहीं लिया सामने वाली पार्टी से। मैंने मेरे फ्रेंड को 50 लाख रुपए का फ्लैट गिफ्ट किया और उससे एक भी पैसा नहीं लिया, तो मेरे फ्रेंड को 50 लाख का फायदा हुआ? यस, उसको 50 लाख का अगर फायदा हुआ तो इज द बेनिफिट इज मोर देन 50,000? यस, तो पूरे के पूरे 50 लाख टैक्सेबल हुआ। ये एग्जाम्पल किसका हुआ? विदाउट कंसिडरेशन का। अब मैंने मेरे फ्रेंड को 50 लाख का फ्लैट दिया, उससे 25 लाख रुपए लिए, तो भी मैं उसको 25 लाख का फायदा पहुंचा ही रहूं। तो 50 लाख में से मैंने 25 लाख रुपए जो उसने दिए वो मैंने माइनस किए। माइनस करने के बाद उसको बेनिफिट हुआ कितने का? तो बेनिफिट हुआ 25 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ, विच इज मोर देन 50,000। द आंसर इज यस। तो क्या ये फुल्ली टैक्सेबल होगा? हाँ। तो कहने की बॉटम लाइन क्या है कि अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो उसमें से कुछ भी चीज हम लोग माइनस नहीं करेंगे। विथ कंसिडरेशन है तो जितना कंसिडरेशन उसने दिया है वो माइनस करेंगे, फिर देखेंगे कि 50,000 या 50,000 रुपए का फायदा है कि नहीं है। अगर है तो फुल्ली टैक्सेबल, नहीं है
तो नॉन टैक्सेबल। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मैंने मेरे फ्रेंड को 50 लाख का फ्लैट गिफ्ट करवाया, उसने मेरे को 49,75,000 दिए, तो मैंने उसको फ़ायदा कितने का पहुँचाया? 25,000 का फ़ायदा पहुँचाया। विथ कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन? विथ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन माइनस करने के बाद फ़ायदा कितना बाकी है? तो फ़ायदा बाकी है आपका 25,000 रुपये का। तो फ़ायदा 25,000 का बाकी है, तो क्या टोटालिटी में बेनिफिट 50,000 के ऊपर है? नहीं। तो ये क्या होगा? नॉन टैक्सेबल कहलाएगा। अब 50 लाख का ही फ्लैट है, उसने 47 लाख मुझे दिए, तो मैंने उसको 3 लाख का फ़ायदा पहुंचाया, बेनिफिट मोर देन 50,000, तो 3 लाख पूरे के पूरे टैक्सेबल हो गए। ऐसे नहीं कि 50,000 के ऊपर का टैक्सेबल हो रहा है, फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली ये वर्ड आपके दिमाग में आ ही जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज मूवेबल। मूवेबल, मैंने मेरे फ्रेंड को 2 लाख रुपए की पेंटिंग गिफ्ट करवाई और उससे एक भी पैसा नहीं लिया, तो क्या मैंने उसको 2 लाख का फ़ायदा पहुंचाया? यस। मैंने कुछ माइनस किया? नहीं। अब उसको जो फ़ायदा पहुंचाया क्या 50,000 के ऊपर है? हाँ। तो फुल्ली टैक्सेबल 2 लाख रुपए। मैंने मेरे फ्रेंड को 2 लाख की पेंटिंग दी, 1 लाख रुपए उसने मेरे को रीपे किए, फिर भी मैंने उसको फ़ायदा कितने का पहुंचाया? 1 लाख का। क्या 50,000 के ऊपर है? हाँ। तो 1 लाख रुपए जितने का फ़ायदा पहुंचाया, फुल्ली टैक्सेबल। मैंने मेरे फ्रेंड को 2 लाख की पेंटिंग गिफ्ट करी, उसने मेरे को 175 दिया, तो 175 जब दिया तो मैंने उसको फ़ायदा पहुंचाया 25,000 का, बेनिफिट लेस देन 50,000, नॉट टैक्सेबल। कहने की बॉटम लाइन है, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, विदाउट कंसिडरेशन है, कुछ माइनस मत करो, विथ कंसिडरेशन है तो कंसिडरेशन माइनस करो, फिर देखो बेनिफिट 50,000 के ऊपर है, फुल्ली टैक्सेबल, कम है, नॉन टैक्सेबल। रिलेटिव से अगर मुझे गिफ्ट मिलता है तो नॉन टैक्सेबल है। रिलेटिव्स में आता हूँ मैं, स्पाउस, मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे, देन पेरेंट्स के ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड माय ग्रैंड पेरेंट्स, ये लोग मेरे को गिफ्ट दे सकते। अब इस पे एमसीक्यू आएंगे, क्या चाचा दे सकते हैं, क्या आंटी दे सकते हैं, क्या अंकल दे सकते हैं, क्या? ये एमसीक्यू आप टैकल करो, आपको रिलेटिव्स के डेफिनेशन से इस पे ज़रूर एमसीक्यू आएंगे। विल के तहत यस, मैरिज ओकेजन पे, मैरिज एनिवर्सरी पे या एंगेजमेंट पे नहीं। गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप से, लोकल अथॉरिटी से अगर गिफ्ट आता है, ऑल दीज आर नॉन टैक्सेबल। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वन, लॉटरी से या गेम शो से अगर आप कोई भी पैसा जीतते हो तो उस पर टैक्सेबिलिटी है आपकी 30%। 1 लाख रुपीज़ आपने जीते हैं तो उस पर 30% टैक्स देके नेट अमाउंट आपका आएगा 70,000। सवाल पूछेंगे ग्रॉस अमाउंट कितना है या टैक्सेबल कितना है, तो ये 100%, टैक्स 30%, नेट 70%। अब क्या पूछेंगे, टीवी गेम शो में मैंने पैसा जीता, नेट अमाउंट 2,10,000 मिला मुझे, टैक्सेबल कितना है? टैक्सेबल का मतलब ग्रॉस कितना है, तो ये नेट है ना, नेट का मतलब ये 70% है, तो 2,10,000 को 70% से डिवाइड करो, 3 लाख रुपीज़ विल बी योर ग्रॉस। अब ज़्यादातर एमसीक्यू आने के चांसेस किस पे है? नेट से ग्रॉस पे बताओ, इस पे ज़्यादातर एमसीक्यू आएंगे। देन गिफ्ट दिया है रिलेटिव्स ने, तो रिलेटिव की डेफिनेशन अच्छे से करो, उस पे एमसीक्यू आएंगे। देन कौन से गिफ्ट मूवेबल वाले अलाउड है? टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये नॉन टैक्सेबल है, ये याद रखो। और चौथा क्वेश्चन जो आपका डिविडेंड का है उसका फॉर्मूला याद रखो, रिजर्व एंड जो दिया है विच एवर इज लोअर, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपकी सारी की सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की रिवीजन हो चुकी है। फटाफट जाइए, फटाफट एमसीक्यू सॉल्व करिए, अगर कोई भी डाउट आता है मुझसे पूछिए। सो दिस इज ऑल अबाउट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स।